हेलो एवरीवन एंड वेलकमिंग यू ऑल बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि बहुत ही कॉमन है दीज डेज अबाउट मैरिजेस। बेसिकली मैरिज के बारे में हम लोग कुछ स्पेसिफिक डिस्कस नहीं करने वाले, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लीगल एस्पेक्ट ऑफ द मैरिज। So yeah, if you are a law student, whether you are from any university, if there are some of the important questions that are regularly often repeated in family law, part one. So basically, in our 5-year degree program, the portion like syllabus is divided between two parts, like political science part one, political science part two, in the first semester, second semester, third semester in this way. So here the family law is divided between two semesters. That is the first semester you will understand the half till maintenance and adoption, and the other portions you will discuss in your later semester. So yeah. तो आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, अगर आप ये क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस कर लेते हो देन आपका सेमेस्टर एग्जाम डेफिनेटली पूरा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सेमेस्टर एग्जाम उतना ही डिफिकल्ट नहीं होता है। बस आपकी अच्छी राइटिंग प्रैक्टिस होना चाहिए, आपको बार बार लिखना आना चाहिए, स्पीड अच्छी होनी चाहिए और नंबर ऑफ पेजेस आप अच्छे खासे लिखो, कंटेंट आपको कम पेजेस में अच्छा लिखना आता हो। और मुझे जहाँ तक एक्सपीरियंस है, जो मार्क्स मिलते हैं वो आपके लेंथ पे ज़्यादा मिलते हैं, मतलब कंटेंट भी मैटर करता है, जो कंटेंट आपको टॉपर बनाता है। But if you are to pass in examination, yeah, then length, the writing, that's all make you everything clear. तो बहुत ही अच्छे से बोल रही हूँ डायरेक्टली कि राइटिंग का बहुत एफर्ट पड़ता है। तो कुछ क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे, आप उसको नोट कर लीजिएगा और ये पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करूंगी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। या सो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है डिस्कस हु इज हिंदू अंडर हिंदू मैरिज एंड कंडीशन फॉर वैलिड कन्वर्जन। सो हिंदू लॉ जब हम लोग पढ़ते हैं दैट इज द 1955 हिंदू लॉ जब अमेंडमेंट हुआ, उससे पहले पर मतलब 1955 के पहले हमारे यहाँ जो चीज़ें मतलब जो पर्सनल लॉ गवर्न करता था, लाइक मैरिजेस, अडॉप्शन, ये सब कस्टम के बेसिस पे होता था। मतलब जो प्रचलन चलता आ रहा था प्रीवियस टाइम से, पास्ट टाइम से, एशियन टाइम से, वही हम लोग फॉलो कर रहे थे। कोई कोडिफाइड वर्जन की एकदम प्रिस्क्राइब रूल वाइज कुछ भी ऐसा कैटेगराइजेशन नहीं था कि कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट में। तो गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि इसको एक कोडिफाइड फॉर्म में लिखना बहुत जरूरी है। तब से हमारा हिंदू लॉ एक्ट 1955 के बाद से सारे कोडिफाइड फॉर्म में सभी लिखे जाने लगे, और ये उन सभी लोगों पे एप्लीकेबल है हु आर हिंदू। एंड हमारे हिंदू लॉ में ये जो डेफिनेशन है हिंदू की कि एग्जैक्टली कौन है हिंदू, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। उससे पहले कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। पूरी सीरीज मीन्स पूरे मतलब आपको सेमेस्टर एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भाई इसी में से क्वेश्चंस आ जाते हैं उठ के डायरेक्ट सेमेस्टर एग्जाम बेसिकली। सो या लेट्स डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हम बात करते हैं कि कौन हिंदू है। तो आपको बता दूं मैं कि हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी पर्सन जो कि एनीवन हु इज हिंदू, बुद्धि, who is Hindu, Jain, Sikh, बुद्धिज्म, इन सभी को, इन्हीं सभी रिलीजन को फॉलो करने वाले पर्सन को हिंदू कहा जाता है। ठीक है, इन सभी रिलीजन को फॉलो करने वाले को हिंदू कहा जाता है। वो चाहे जैन हो, चाहे सिख हो, चाहे बुद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो करता है उसको हिंदू बोलेंगे। बट मुस्लिम्स, पारसीज, ये इनके लिए लॉ एप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज इनको हिंदू नहीं माना जाता है। इनको हिंदू नहीं माना जाता, इनका दूसरा लॉ है, तो इनके लिए दूसरे लॉ, दूसरे रूल्स एप्लीकेबल होंगे। तो चलिए हिंदू लॉ में पढ़ते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है कि हिंदू कौन है, कंडीशंस क्या वैलिड होने की। अगर जैसे कि दो पेरेंट्स हैं, उसमें से एक पेरेंट हिंदू है, दूसरा पेरेंट मुस्लिम है, दोनों की मैरिज हो जाती है, देन जो बच्चा होता है उसकी जो अपब्रिंगिंग होती है किस तरीके से की जाती है, लाइक उसको हिंदू ट्रेडिशंस, कस्टम, रिचुअल्स के थ्रू उसकी अपब्रिंगिंग होती है या फिर मुस्लिम ट्रेडिशन से होती है, देन वो बच्चे मतलब डिसाइड होगा कि क्या वो हिंदू बच्चा होगा कि मुस्लिम का बच्चा होगा। तो यही सब कन्वर्जन यही होता है कि जो पब्लिकली अनाउंस कर दे या फिर वो डिक्लेयर कर दे, या आई एम फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई एम गोइंग टू फॉलो दिस पर्टिकुलर रिलीजन, सो या ही विल बी चेंज टू मुस्लिम एज वेल। सो एट दैट मोमेंट, बट एक और चीज, जब आप कन्वर्ट होते किसी और रिलीजन में
तो एक चीज़ आपको दिमाग में ज़रूर रखना चाहिए कि आपका बोनाफाइड फेथ, अब बोनाफाइड लॉ में बहुत ही बेसिक टर्म होता है, दैट इज बोनाफाइड। बोनाफाइड मीन्स कोई भी चीज़ आप एक गुड इंटेंशन से कर रहे हो, आपका जो इरादा है वो किसी चीज़ को, किसी पर्सन या किसी भी चीज़ को हार्म करना नहीं, आप किस कुछ भी आप गलत अटेम्प्ट या कमिट नहीं करने वाले हो, तभी आप कन्वर्जन कर सकते हो किसी भी बैड फेथ के। लाइक कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे कि मुस्लिम लॉ में ट्रेडिशन है पॉलीगैमी। पॉलीगैमी मतलब मल्टीपल मैरिजेस का एस्पेक्ट है, मतलब आप एक से ज्यादा पर्सन से शादी कर सकते हैं एज पर मुस्लिम लॉ। तो कुछ लोग जो हिंदू होकर मुस्लिम में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये सोचिए कि भाई मैं पॉलीगैमी आप प्रैक्टिस कर सकता हूँ, बट ये वायलेशन है बिकॉज यू आर नॉट इन अ गुड फेथ, यू हैव नो गुड इंटेंशन, सो दिस विल बी कंसीडर्ड टू बी objectionable by law. So yeah, keep in mind that this is not a valid conversion. So before changing to some religion for your maleficious as purpose, then please you're not safe at that moment. Yeah, next question है कि what is the character of sacramental Hindu marriages and how far are these affected by the Hindu Marriage Act? So what is the sacramental Hindu Marriage Act? पहले सैक्रामेंट्स के थ्रू, मतलब सैक्रामेंट मतलब संस्कार होता है, हमारी जो मैरिज को एज सैक्रामेंट संस्कार माना गया है, ठीक है। तो कुछ प्राचीन काल से जो चीज़ें आज चलते आ रही थी उसमें से कुछ चेंजेस हुआ है, तो क्या क्या चीज़ें चेंजेस हुए इस क्वेश्चन में हम लोग को वही लिखना है। आगे हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करेंगे वन बाय वन। वो आज हम लोग सिर्फ एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि पूरी सीरीज चलेगी क्वेश्चंस की। तो या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वॉइड एंड वाइडेबल मैरिज एंड व्हिच सर्कमस्टेंसेस द मैरिज बिकम वॉइड और वाइडेबल मैरिज। तो बेसिकली वाइड क्या होता है, वाइडेबल क्या होता है, थोड़ा आप सिर्फ अभी क्वेश्चंस को समझिए। वाइडेबल और वॉइड, वाइड मतलब नल, मतलब विच इज रॉन्ग फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। कोई भी चीज एट द वेरी बिगनिंग अगर गलत होती है तो उसको बोलते हैं नल। ओके, जैसे कि 18 ईयर से कम की जो लड़की होगी या फिर वुमेन होगी उसकी शादी उस इज वॉइड फ्रॉम वेरी बिगनिंग। बट अगर इसी शादी 19 में होती है तो ये वॉइड नहीं माना जाएगा। तो यही वाइडेबल मतलब क्या होता है, वाइडेबल मतलब वो अभी तो चीज़ें वैलिड नहीं है बट अगर थोड़ा सा उसमें चेंजेस कर दिया जाए तो वो वाइडेबल हो जाएगी। तो इसको भी हम लोग समझते हैं कि वाइडेबल का मतलब क्या होता है। तो हम लोग समझने वाले थे कि वाइडेबल का मतलब क्या है, लॉ एस्पेक्ट। वाइडेबल मतलब समझिए जैसे कि किसी की जबरदस्ती उसको ड्रिंक करा के, जबरदस्ती बिना उसके परमिशन से उससे शादी कर ली जाए, ठीक है। देन एट दैट मोमेंट इट इज कंसिडर्ड टू बी वाइडेबल इवन दो उसकी जो एज थी वो 18+ थी, बट एट दैट मोमेंट अगर उसकी वहीं पर मतलब उसको एकदम शी इज अंडर हर काम कंसेंस उससे पूछ के उसकी परमिशन लेके उसे मैरिज की जाती, then of course that marriage considered to be valid, not voidable. So yeah, valid or voidable, void or voidable का मतलब यही था। Explain the grounds of divorce under Hindu Marriage Act. कि grounds of divorce under Hindu Marriage Act मतलब आप किस किस चीज़ों के बेसिस पे आप डाइवोर्स ले सकते हैं। वैसे adultery is considered to be the most common thing through which you can take divorce, but या एक बात आप दिमाग में नोटिस रखिए कि अब रिसेंटली कुछ केसेस में कुछ इसमें लैंडमार्क जजमेंट आया जिसके थ्रू एडल्ट्री क्राइम तो नहीं है बट या ये एक एक वो माना जा सकता है, एक ग्राउंड माना जा सकता है डाइवोर्स का। दूसरा मेंटल इलनेस, आपका जो पार्टनर है वो दिमागी रूप से बीमार पड़ जाए, देन मेंटल इलनेस भी ग्राउंड है डाइवोर्स का। डिसर्सन, डिसर्सन मतलब वो पूरी दुनिया की मोह माया से दूर कह दिया मुझे जीना ही नहीं, मुझे बस अकेले रहना है, तो एट दैट टाइम यू कैन ऑल्सो टेक डाइवोर्स। ओके, देन मेंटल इलनेस, एडल्ट्री, डिजर्शन और एक म्यूचुअल कंसेंट्स कि बोथ पार्टी अग्री कर जाते हैं, आप दोनों डाइवोर्स सिंपली ले लेते हो। ऐसे बहुत सारे अदर ग्राउंड्स होते हैं जैसे कि एक और ग्राउंड होता है जिसके थ्रू आप मतलब आपका जो स्पाउस है वो इतना कैपेबल नहीं है कि वो आपको खाना खिला सके, 2 वक्त का रोटी खिला सके, आपकी एकदम कंडीशन लाइफ की
एकदम वर्स हो गई है, तो आप इस बेसिस पे भी आप डाइवोर्स ले सकते हो। ठीक है, इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि बहुत ही ऑफन रिपीटेड क्वेश्चन है। लाइक आप देख सकते हो 17 में पूछा गया, 2018 में, 19 में, 21, 22, 23, तो हर साल रिपीट होता है, तो या इस बार भी होगा। और ये दो पेडेंटल लाइट, मेंटेनेंस ऑन द पेडेंटल लाइट, तो या एक ही मेंटेनेंस ग्राइंड करने की एक रूल होता है। देन मेंटेनेंस टू चिल्ड्रन, देन हु इज द नेचुरल गार्जियन ऑफ द हिंदू माइनॉरिटी एक्ट। तो देखो नेचुरल माइनर का जो गार्जियन नेचुरली होता है वो होता है फादर, देन मदर एंड एनी अदर गार्जियन प्रिस्क्राइब बाय लॉ। मतलब कोई भी ऐसा इंसान जो गार्जियन है, तो इन तीन इंसान ही मतलब किसी भी बच्चे को एज अडॉप्शन भी दे सकते, गार्जियनशिप ग्रांट करा सकते हैं। देन who can give adoption, who can adopt, what are the effects of adoption as the Hindu Adoption Act। ये क्वेश्चन देखिए आप 2019, 2021, 22, 22 में रिपीट किया गया था। अब हम लोग प्रोविजन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ द वाइफ अंडर हिंदू लॉ कि किस प्रोविजंस ऑन मेंटेनेंस टू वाइफ अंडर हिंदू लॉ। अब आप जानते हैं कि डाइवोर्स के बाद जो फीमेल्स होती हैं, मतलब जो फीमेल होती हैं वो आती हैं मेंटेनेंस के लिए, किसके लिए, मेंटेनेंस के लिए, या फिर आप वो आती है एलिमोनी के लिए, एलिमनी के लिए एट दैट मोमेंट। तो उसके क्या क्या प्रोविजंस है, क्या क्या रूल्स है, इन सब के बारे में डिस्कस हो गए। अब हम लोग पढ़ेंगे तो यही इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन है जो कि यूनिट पार्ट 1 में डिस्कस होते हैं। तो आज हम लोग पहला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो देखिए सिलेबस क्या है हमारे फैमिली लॉ का। पार्ट 1 में हमने डिस्कस करना है कि हु इज हिंदू एंड सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ, नेचर, स्कोप एंड एप्लीकेशन ऑफ हिंदू लॉ, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 सेक्शन 523। फिर मेंटेनेंस पढ़ेंगे, मेंटेनेंस हिंदू मैरिज एक्ट 24, 25। देखिए पहली यूनिट हमें बात करती है, पहली यूनिट में हम लोग समझने वाले हैं कि हिंदू कौन है, हिंदू लॉ को कहाँ कहाँ से धर्माश्रय, जैसे कि बहुत सारे धर्म। अब देखिए इसको थोड़ा ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं। हु इज हिंदू, पहले हिंदू कौन है इसके बारे में समझेंगे पहले यूनिट के थ्रू। देन सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ, जैसे कि हमारा जो हिंदू लॉ का सोर्स है वो धर्मसूत्राज हैं और अर्थशास्त्र हैं, जो कि सब बुक्स हैं। इन सभी बुक्स के थ्रू ही हम लोग को हिंदू लॉ के बारे में पता चला है, वहीं से डिराइव की गई है। कुछ मॉडर्न, अब जैसे कि जुडिशियल डिसीजंस के थ्रू भी हम लोग क्या कह सकते हैं कि हिंदू लॉ की फ्रेमिंग हुई। जैसे कि मॉडर्न टाइम पे जितने भी केसेस सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट आए, कुछ गलतियां जो देखी गई उसके थ्रू फ्यूचर में कि वो प्रॉब्लम मतलब रिपीट ना की जा सके, उसके लिए लॉ बनाए गए। तो इन्हीं के थ्रू ऐसे हम लोग डिस्कस करेंगे सोर्स क्या है। देन हिंदू मैरिज एक्ट पूरा सेक्शन 523 में क्या क्या बातें होती है। फिर मेंटेनेंस के बारे में पढ़ेंगे, सो कि सेक्शन 24, 25 बात करता है मेंटेनेंस एक्ट के बारे में, मेंटेनेंस अंडर अडॉप्शन, मेंटेनेंस एक्ट 1956 सेक्शन 18, 19, 20 एसेंशियल इफेक्ट्स। फिर हम लोग पढ़ेंगे हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट 1956, गार्जियनशिप। फिर मुस्लिम लॉ आ जाएगा, मुस्लिम कौन है, मुस्लिम लॉ के सोर्स क्या है, एसेंशियल्स ऑफ ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी, काइंड्स ऑफ मैरिज अंडर सुन्नी लॉ एंड शिया लॉ, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर डाइवोर्स आएगा, लेजिटिमेसी एंड गार्जियनशिप, कि विच चाइल्ड इज लेजिट एज पर लॉ, लेजिटिमेट चाइल्ड की राइट्स, अथॉरिटीज, इन सब के बारे में कौन डिस्कस करेगा, सब आएगा, मतलब धीरे धीरे पढ़ेंगे। बट ये सब आपको एक बुक मतलब प्रिस्क्राइब करती हूँ मैं, मतलब पारस दीवान की एक बुक है हिंदू लॉ की, ठीक है। ये बुक बहुत ही अच्छी है, लाइक स्टोरी फॉर्मेट में एकदम पूरा, जो इसमें आपको लैंडमार्क जजमेंट से मिल जाएंगे, मतलब सब मिल जाएगा। और अगर आप एज अ बेसिक स्टूडेंट हैं, मतलब बेसिक से स्टार्ट करना है, तो ऑफकोर्स पारस दीवान में आपको सब मिल जाएगा, ये बुक भी आप पढ़ सकते हैं। तो इसमें और भी मुल्ला मुल्ला की हिंदू लॉ है, पारस दीवान है, डॉक्टर राकेश सिंह हिंदू लॉ, ठीक है, ये सब बुक प्रिस्क्राइब है। तो आज पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व पढ़ने वाले हैं, 2018 में क्वेश्चन आया था। सो या डिस्कस हु इज हिंदू अंडर हिंदू मैरिज एंड कंडीशंस फॉर वैलिड कन्वर्जन। हिंदू कौन है, ठीक है, और
व्हाट इज द वैलिड कंडीशन फॉर कन्वर्जन, कन्वर्जन के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो ये सब बताया गया है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सॉरी बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। तो चलिए अब हमारा क्वेश्चन बहुत ही बेसिक से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कलर अच्छा ले लेते हैं, मतलब बढ़िया सा कलर ले लेते हैं एकदम, ये अच्छा है मेरा फेवरेट कलर, पता नहीं। डिफाइन हिंदू एज पर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। तो 1955 हिंदू मैरिज एक्ट के थ्रू कौन हिंदू है एग्जैक्टली? Hindu, any person who is Hindu by religion is any of its form of development include Virashaiv or Lingavat, follower of Brahma, Pratnat, Arya Samaj. Any person whose religion either by Buddhist, Jain, Sikh or any person. सो या विराशैव और लिंगायत ये बेसिकली कुछ रिलीजियस सेक्ट्स हैं जो कि डिवाइड हो गए ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिलीफ सिस्टम। तो अपने बिलीफ सिस्टम के बेसिस पे वो डिवीजन, जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे कि जैनिज्म, बुद्धिज्म में, जैनिज्म में दो श्वेतांबर, एक डिवीजन हो गया श्वेतांबर पीतांबर, जो कि डिस्ट्रीब्यूट हो गए ऑन द बेसिस ऑफ वेदर दे विल वेयर देयर क्लॉथ और नॉट। ओके, उसी तरह रिलीजियस सेक्टर डिफरेंसेस ऑन द बेसिस इसी जो कि पॉपुलर थे किन एरियाज में, लाइक कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र एंड यही सब, मतलब इन्हीं में जो हैं पॉपुलर। सो या देखिए, जो विराशैव और लिंगायत ये दो बिलीफ सिस्टम है, ठीक है, अंदर हिंदू कम्युनिटी, ठीक है। तो ये शिव जी की उपासना करते हैं, वेदास पुराणास को एक्सेप्ट करते हैं, ओके, एक्सेप्ट विराट वेदास ने पुराणास, और ये वेदास के रिचुअल्स को रिजेक्ट कर दिए, ठीक है। देन ये हिंदुज्म में ही आते वैश्यव, बट इन्होंने अपने को सेपरेट आइडेंटिटी बना ली लिंगावत में, ओके। देन ये शिव ट्रेडिशन को मानते हैं, ओके, डिवोशन उसके भक्त होते हैं। ये कास्ट सिस्टम को एक्सेप्ट करते हैं पार्शियली, कंप्लीटली नहीं एक्सेप्ट करते कास्ट सिस्टम को, बट ये पार्शली एक्सेप्ट करते हैं, और कास्ट सिस्टम को कंप्लीटली रिजेक्ट कर देते हैं। तो या दीज आर कंप्लीटली डिफरेंट बिलीफ सिस्टम। तो बेसिकली एक रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्ट हुआ है जिसके बेसिस पे दो डिवीजन हुए रिलीजियस सेक्ट्स को, तो इनको भी हिंदू के कैटेगरी में डाला जाता है। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ब्रह्म समाज और प्रार्थनार्य समाज। तो ये बहुत ही बेसिक्स है। जो हमारे ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने की थी 1821 में। राम मोहन रॉय ने 1828 में की थी। कब की थी? 1828 में। इनके हिसाब से, ब्रह्म समाज के हिसाब से, एक ही भगवान है, एक ईश्वर है, एक गॉड है, ठीक है, जिसकी कोई मतलब मूर्ति पूजा के अगेंस्ट है। he rejected the practice of idol worship। और इनके अकॉर्डिंग जितने भी वेद, पुराण, ओके, कुरान, बाइबल, सब एक ही यूनिवर्सल ट्रूथ है, मतलब सब कुछ एक ही तो माना जाएगा। जैसे कुरान हो, बाइबल हो, सब में एक ही चीज़ डिस्कस होती है कि किसी को बुरा ना करो, सबके लिए अच्छा बारे में सोचो। दिस थिंग्स लाइक जो एक रिलीजन में गलत है दूसरे रिलीजन में भी गलत है, इसी तरह बेसिक सा फाउंडेशन सभी रिलीजन में, वेदर इट इज हिंदू, मुस्लिम एंड एनी अदर सेक्ट्स, एवरीथिंग इज सिमिलर। देन अज्ञान, और इस मतलब ब्रह्म समाज में बस एक चीज़ में जोर दिया जाता है, तो वो सिंपल भक्ति करो, ज़्यादा आडंबर ना करो, शो ऑफ ना करो, और सिंपल भक्ति और प्रेयर के थ्रू भगवान को प्राप्त करो। तो वेदी विदा। अब आर्य समाज का क्या मतलब मानना था। अब आर्य समाज के बारे में समझते हैं। देखिए, आर्य समाज का ये मानना था
कि जो सबसे प्रमुख हर चीज का स्रोत है वो वेदास है, लाइक ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ठीक है। मूर्ति पूजा, अंधविश्वास, सुपरस्टिशियस के कंप्लीटली विरुद्ध में थे। कौन लोग? प्रार्थना और आर्य समाज, ओके, ये भी अगेंस्ट थे कि कर्म, अच्छा कर्म करो, सत्य की राह पे चलो, यही सब इसके मतलब मेन वो थे। और गुरुकुल सिस्टम को बहुत ही प्रमोट करते थे कि जिस तरह गुरुकुल सिस्टम में एजुकेशन होता था उसको बहुत ही प्रमोट करते थे। तो इसका मतलब इसकी स्थापना हुई थी 1828 में। और आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। कब की थी? इसका मतलब 1875 में। सो यही सब बेसिक सा डिस्कशन था। और जैन, जैन में हिंदू के अंदर आते, मतलब जो भी हिंदू लॉ में डिस्कस किया गया वो जैन में, मतलब जैन रिलीजन को फॉलो करने वाले भी एक्सेप्ट करेंगे। देन सिख बाय रिलीजन, जो सिख मतलब गुरुद्वारे जाते हैं, जो गुरुद्वारा में जाके गुरु आए गुरु जी की पूजा करते हैं, उन पे वर्शिप करते हैं, वो भी हिंदू लॉ के अंदर आते हैं। पर्सन कन्वर्ट टू हिंदू, एनी पर्सन कन्वर्ट टू हिंदू, बुद्धिज्म, जैन एंड सिख रिलीजन, उसके लिए भी लॉ एप्लीकेबल है, उसको भी ये लॉ मानना पड़ेगा जो कन्वर्जन के थ्रू आता है। अब एक क्वेश्चन, हु आर नॉट कंसिडर्ड हिंदूज एज पर, तो कौन कौन हिंदू नहीं है? हिंदू जो जो है वो तो हमने जान गए। अब मुस्लिम हिंदू नहीं है, क्रिश्चियंस हिंदू नहीं है, पारसी हिंदू नहीं है, ज्यूस हिंदू नहीं है। सो इनके लिए हिंदू लॉ 1955 जितने भी पर्सनल लॉ का डिस्कशन है यहाँ पर वो एप्लीकेबल नहीं है। सिंपल। नेक्स्ट आप देखिए, brief अब who are called Hindu by birth? Person born to the Hindu parents, like एक दो हिंदू पेरेंट्स की शादी हुई, एक बच्चा हुआ, तो उसके थ्रू जो पर्सन, जो बच्चा बॉर्न हुआ वो हिंदू है एज पर हिंदू। हाँ, बुद्धिस्ट जहाँ से बड़े ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूशन सेक्शन क्लॉज है, सेक्शन 21 का क्लॉज है, बात करता है कि कोई पर्सन जो कि बॉर्न हुआ है, पर्सन ब्रॉट अप एज हिंदू। अब मैंने एक चीज बताया था, ब्रॉट अप मतलब उसकी जो अपब्रिंगिंग हुई वो हिंदू ट्रेडिशंस के थ्रू हुई है, ठीक है, या फिर उसकी मदर हिंदू थी या उसके फादर हिंदू थे, देन भी वो हिंदू कहा जाएगा। अब जैसे केस था, देखिए इसमें क्या था, इन मेनका गांधी वर्सेस इंदिरा गांधी, इस केस में क्या हुआ था, जो अपेलेंट थी मेनका गांधी, वो उनकी शादी किससे हुई थी? संजय गांधी जी से। किसके थ्रू? अंदर स्पेशल मैरिज एक्ट। देखिए स्पेशल मैरिज एक्ट वो मतलब जो मतलब हिंदू हिंदू की शादी नहीं होती है, तो उसके अलावा जो भी मैरिजेस होती है वो स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू हो जाती है। ठीक है, तो इसमें जो संजय गांधी थे वो पारसी थे, मादर वॉज हिंदू। ऑन डेथ of Sanjay Gandhi, the question arose whether succession would be gone by Hindu Succession Act 1925 or Hindu Succession Act 1956. The court that Sanjay Gandhi was a Hindu become one of his parents was Hindu and brought up, therefore that succession भी देखिए हम बता रहे हैं। देखिए इसमें बहुत सिंपल सी चीज़ें डिस्कस की, मेनका गांधी और संजय गांधी जी की शादी हो जाती है। अब मेनका गांधी तो हिंदू रहती है, संजय गांधी पारसी होते हैं, तो इनका जो बच्चा होता है उस पर डिस्कशन उठता है कि इसका जो सक्सेशन होगा, ठीक है, प्रॉपर्टी को जो दिया जाएगा इसके सन को किस बेसिस पे दिया जाएगा। तो पता चली कि इसकी जो मदर थी वो हिंदू थी, तो हिंदू ऑफकोर्स हिंदू इंडियन सक्सेशन एक्ट के थ्रू इसका वोट किया जाएगा। तो इस केस के थ्रू भी जान सकते हैं कि किस तरह कन्वर्जन और किसी पर्सन को हिंदू कैटेगराइज किया जाएगा, इस पर डिस्कशन होगा। whether the Hindu law applies to members of scheduled tribes or not. शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो कि बहुत ही आइसोलेटेड लोग होते हैं, जो माउंटेन्स पे रहते हैं, जिनका एक अलग ही सोसाइटी होती है, अलग कस्टम होता है, ठीक है, अलग ट्रेडिशंस होते हैं, ठीक है, उनके अलग बिलीफ सिस्टम्स होते हैं। सो उनको आप समझा नहीं सकते ना अपनी चीज़ें, लाइक उनकी अलग ही लैंग्वेज है, आप उनको कोई चीज़ समझाएंगे वो आपके लिए एक वायलेटिव प्रैक्टिस यूज़ करने लगेंगे, आपके अगेंस्ट फोर्स यूज़ करने पड़ेंगे, तो क्या सच में वो भी हिंदू माने जाएंगे? अब ये क्वेश्चन उठता है। देखिए, application to member scheduled tribe in section 2 clause 2 of the act, it provided that the Hindu law will not apply to the members scheduled tribe as defined under article 366 clause 25 of the constitution, except if there is a notification of official gazette by the central government making the law applicable on them। देखिए दो सेक्शंस का डिस्कशन हुआ है
application to member scheduled tribe in section 2 clause 2 of the act it is provided, क्या प्रोवाइड किया कि हिंदू लॉ विल नॉट अप्लाई टू द मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब। जैसे कि आर्टिकल 366 क्लॉज 25 में डिफाइन किया गया कि ये एप्लीकेबल नहीं है फॉर दोज हु आर शेड्यूल्ड ट्राइब। द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट इफ देयर इज कोई भी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन आता है देन वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द हिंदू मैरिज एक्ट टू दिस। अब एक और केस के बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग। इन यज्ञ पुरुषदास जी पुरुषदासी जी पुरुष यज्ञ पुरुषदासी जी वर्सेस मूलदास। The Supreme Court accepted a distinguishing feature of the Hinduism as evolved by the Tilak, that is acceptance of Vedas with reverence, recognition of the fact that means of ways of salvation are diverse, the truth that the number of God to be worshipped in many। ये भी केस लॉ है जिसके थ्रू डिस्कस किया गया था। डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स ऑफ हिंदुइज्म, वेदास को एक्सेप्ट करना विद द रेवरेंस, रिकॉग्नाइजेशन द फैक्ट और मीन्स ऑफ मोक्ष प्राप्त करने का जो तरीका उसको एक्सेप्ट करना। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन होगा, आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लीजिएगा। देखिए एक और चीज मैंने अभी बीच में डिस्कस किया था, एक्सप्लेन द लॉ रिलेटिंग टू द कन्वर्जन हिंदूज। मोहनदास वर्सेस देवन वॉन बोर्ड, मोहन दास वर्सेस देवन वॉन बोर्ड AIR 1973। No formal ceremony is required for such conversion, but only bona fide intention। वही bona fide मतलब good faith to accept such religion sufficient। आपने कह दिया दिल से कि हाँ अब मैं मुस्लिम हो गई हूँ या मैंने इस धर्म को एक्सेप्ट कर लिया, इस रिलीजन को खुशी से एक्सेप्ट कर लिया बिना किसी भी, आपने बस अपने अंदर के बिलीफ सिस्टम के बेसिस पे किसी पर्टिकुलर रिलीजन को एक्सेप्ट कर लिया, देन दैट्स ऑल। कोई आपको ऑफिशियल अनाउंसमेंट की जरूरत नहीं है कि हाँ भाई मैं तो आज से मुसलमान हो गया, मैं तो दुनिया को बताते फिर रहा हूँ, नहीं, आपने दिल से एक्सेप्ट कर लिया, देन आपका एक बोनाफाइड इंटेंशन है, दैट्स ऑल फॉर द कन्वर्जन। ओके, इन Supreme Court also that in order to convert Hinduism, the intention must be accompanied by conduct unequivocally expressing the intention to convert। In Chandrasekhar versus Kulan Veda AR 19, Supreme Court observed that a person does not cease to be Hindu if it becomes atheist or dissents from the central doctrine of the Hindu lapse from orthodox practices। अब किसी ने कह दिया कि मैं भगवान को मानता ही नहीं हूँ, डिसेंट अगेंस्ट जा चुका है, जो सेंट्रल डॉक्ट्राइन है हिंदुइज्म का, भक्ति, सेंट्रल डॉक्ट्राइन किसी भगवान पे विश्वास करना, आस्था, वो सबसे दूर इंसान को भी आप हिंदू नहीं कह सकते। तो यही सब केस लॉस के डिस्कशन था। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है। इस क्वेश्चन पे हमने डिस्कस किया कि हिंदू लॉ क्या होता है, हु इज हिंदू लॉ, और थोड़ा सा ब्रीफ हम लोग एंड में बात कर लेते हैं कि आंसर राइटिंग के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। आपके मुझे तो 40 पेजेस की कॉपीज होती हैं मेजॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटी में, ठीक है। इन 40 पेजेस में 31 तक भी आप पहुंच जाएंगे तो आपका 75% कोई नहीं ले गया। अब सिर्फ नंबर ऑफ पेजेस इज नॉट मैटर, एक अच्छा सा छोटा सा मार्जिन। अब आप सोचते हैं कि इतना मार्जिन कर दिया, इतना मार्जिन कर दिया कि आप बेवकूफ़ बना देंगे, कौन, किसको, जो आपको कॉपी चेक करे, बट इट्स नॉट एट दैट मच ईजी, बिकॉज जो आपको कॉपी चेक करो PhD होल्डर्स हैं, उनको काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है कि बच्चा कैसे, कि वो भी उसे इससे गुजर चुके हैं, उनको पता है आप गलती कहाँ करते हैं। तो आपके आप स्टार्टिंग का फर्स्ट क्वेश्चन इतने अच्छे से लिखिए, मीन्स आपका जो पहला क्वेश्चन है उसको इतने अच्छे से लिखिए 6 पेज का कि आपके फर्स्ट आंसर से जज कर ले आप कैसे हो पढ़ने में। ऑफकोर्स देन आपकी मार्किंग सारी अच्छी होगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे बहुत अच्छे फोकस करिए, बाकी तो सब हो जाएगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ। तो धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, तो थोड़ा आपको आइडिया मिलेगा कि कैसे आंसर फ्रेमिंग करनी है। तो बेसिकली आपको बहुत ही बेसिक पॉइंट्स में मैंने डिस्कस किया, इसका डिटेल वर्जन भी हम लोग आगे के वीडियोस में डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। At the end, I want to thank all my viewers. Thank you. Stay tuned, stay connected, stay happy.
बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।